नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है और क्यों यूज में लेते हैं, क्या क्या उसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं, उस पर डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज में लिया जाता है, किस किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लिए जा रहे हैं वर्तमान में कंप्यूटर्स के द्वारा। तो फर्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स है बेस प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो मेरे चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन मिले। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को बेच के रूप में संगठित करके एक साथ कार्यान्वित किया जाता है। मतलब इसमें जो भी कार्य होते हैं कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले, उनको सभी को एक बैच के रूप में या उनको एक समूह के रूप में संगठित करके और उसके बाद में इनको कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्य के लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो मॉनिटर बैच सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें जो यूजर है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, स्वयं ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम की क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर्स के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं। मतलब इसमें कंप्यूटर के जो सभी संसाधन होते हैं जैसे सीपीयू, रैम, रोम और कीबोर्ड, जो सभी पार्ट्स होते हैं वो सभी इसमें उपलब्ध रहते हैं। इसलिए इस समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें समय के प्रबंधन होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो इसके हार्डवेयर होते हैं वो खुद ही इसको सेपरेट करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम संख्यात्मक विश्लेषण यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस, बिल प्रिंटिंग, पेरोल में उपयोग किए जाते हैं। मतलब इसका उपयोग जो न्यूमेरिक एनालिसिस होता है, जो न्यूमेरिकल प्रोसेसेस होती हैं जैसे बिल प्रिंटिंग, पेरोल आदि में इसका यूज़ है किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप आता है वो आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सिंगल यूजर मतलब केवल यूजर एक ही होगा इसमें। देखिए, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक ही उपयोगकर्ता को ही कार्य करने की अनुमति होती है। मतलब इसमें केवल एक यूजर है वो एक बार ही कार्य कर सकता है या एक यूजर इसमें कार्य कर सकता है, एक से ज़्यादा यूजर के लिए ये एक्सेस नहीं है। यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक है। उसके उदाहरण आते हैं विंडोज़ 95 NT एंड 2000। जैसे विंडोज़ 95 है उसको केवल एक यूज़र है वो चला सकता है। NT 2000 आदि सभी क्या होते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं जिनको केवल एक यूज़र है वो यूज़ में ले सकता है। अब नेक्स्ट आपका टाइप आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके भी नाम से स्पष्ट होता है मल्टी यूज़र यानी एक से ज़्यादा यूज़र के लिए उपयोग में लिया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के द्वारा कार्य करने की अनुमति देता है। मतलब इसमें एक से ज़्यादा उपयोगकर्ता है वो एक ही समय में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कार्य कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मध्य संतुलन बना के रखता है और ये सभी को क्या करता है, बैलेंस्ड रखता है कि कौन सा यूज़र है वो कौन सा कार्य कर रहा है उसको उस कार्य के लिए परफॉर्म करवाना टास्क को। प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है और यह प्रत्येक जो प्रोग्रामर होता है उसकी संसाधनों को पूरा करता है। साथ ही साथ यह इस बात की भी निगरानी रखता है कि किसी एक उपयोगकर्ता के साथ होने वाली समस्या दूसरे उपयोगकर्ता पर प्रभाव न डाले। मतलब यदि कोई एक उपयोगकर्ता टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके दौरान कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान, तो ये दूसरे जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उसको है वो प्रभावी नहीं होने देता। जैसे अन्य यूजर से वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम है वो उत्पन्न नहीं होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के साधनों का सर्वाधिक उपयोग करता है। मतलब यह कंप्यूटर के जो संसाधन होते हैं जैसे सीपीयू, रैम और रोम, उनका सबसे ज़्यादा है वो यूटिलाइजेशन करता है, काम में लेता है। उदाहरण के लिए यूनिक्स, वीएमएस आदि। अब नेक्स्ट आपका टाइप आता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग मतलब केवल एक सिंगल टास्क के लिए परफॉर्म किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसको,
सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक समय में एक ही प्रोग्राम को चलाया जा सकता है, मतलब एक बार में हम एक ही टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए पाम ऑपरेटिंग सिस्टम या पाम कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट आपका टाइप आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा टास्क है वो एक ही समय में पूरे करवा सकते हैं हम। तो ये देखिए, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है, मतलब एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। इसमें उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है, मतलब एक कार्य करने के बाद जस्ट नेक्स्ट कार्य है वो कर सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के दो भागों में विभाजित किया गया है। इसे दो भाग होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को और देखते हैं कि प्रिमिटिव कौन से होते हैं और नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं। फर्स्ट है प्रिमिटिव। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को कई कंप्यूटर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर करते हैं, मतलब प्रोग्राम को आपस में शेयर करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को तथा उनका उपयोग करते हैं। यह अपने समस्त कंप्यूटेशन टाइम को कार्यों के मध्य बांट देता है, मतलब अपना जो कंप्यूटेशन टाइम होता है उसको अलग अलग कार्यों के लिए डिवाइड करके सेपरेट करता है कि कौन से कार्य के लिए कितना समय है वो एग्जीक्यूशन के लिए यूज में लेना है, तथा एक पूर्व निर्धारित मापदंड के आधार पर ही क्या एक नए कार्य को निष्पादन करने और पूर्व कार्य को निष्पादन करने की रोककर प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए इसका होता है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज 95 और एनटी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट अब करता है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है देखिए, कोऑपरेटिव में क्या होता है कि यह मल्टीटास्किंग का एक सरलतम रूप होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम तब तक सीपीयू पर प्रयोग किया जाता है जब तक कि उसे आवश्यकता होती है, मतलब जब हम प्रोग्राम की आवश्यकता होती है तब तक वह सीपीयू पर रन करता रहेगा, और यदि कोई प्रोग्राम का प्रयोग नहीं कर रहा है, यदि वह कोई प्रोग्राम का प्रयोग सीपीयू नहीं करेगा तो वह प्रोग्राम को अस्थायी रूप से सीपीयू से क्या कर देगा, हटाने की अनुमति दे देगा। जैसे उदाहरण है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 3X आदि। बाद आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग में क्या होगा देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता या कंप्यूटर के साथ संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु इसमें क्या होता है कि इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को एक छोटा सा भाग आवंटित करता है, जिसे टाइम क्वांटा या टाइम स्लाइस कहते हैं। मतलब इसमें टास्क को परफॉर्म कराने के लिए सीपीयू जो होता है वह यूजर को एक टाइम में वो प्रोवाइड करता है जिस तक वह अपने टास्क को परफॉर्म करवा सकता है। इस टाइम स्लाइस में यदि कोई उपयोगकर्ता या प्रोग्राम का संसाधन प्रयोग कर रहा है तो दूसरा उपयोगकर्ता या उस संसाधन के प्रयोग हेतु प्रतीक्षा करेगा, मतलब जो अन्य यूजर है वो अपने टास्क को परफॉर्म कराने के लिए वेटिंग में रहेगा जब तक उसका प्रोग्राम है पहले वाले यूजर का कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। लेकिन यह समय इतना छोटा होता है कि अगले प्रोग्राम या प्रोग्राम को यह महसूस नहीं होता है कि उसकी प्रतीक्षा की है, मतलब ये टाइम है वो आपका नैनो सेकेंड्स में होता है जिसका आभास भी नहीं हो सकता यूजर को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, उदाहरण के लिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसको एक समय में एक ही कंप्यूटर पर एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक कंप्यूटर में एक समय में एक से ज़्यादा यूजर है वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यही समझता है कि वह मात्र एक ही उपयोग करता है, मतलब फिर भी हमें यही महसूस होगा उस पर कि हम ही केवल कार्य कर रहे हैं और यूजर्स में नहीं है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है क्योंकि कई प्रोग्रामर एक साथ मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में प्रोग्राम टाइम स्लाइस के आधार पर मुख्य मेमोरी में बारी बारी लाए जाते हैं तथा टाइम स्लाइस पूर्ण होने पर मेमोरी में वापस उनको रीसेंड कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है
कि यदि किसी प्रोग्राम के संपन्न होने में टाइम स्लाइस अधिक समय लगता है तो उसे रोककर वह अन्य प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब आपका नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का कार्यान्वयन किया जाता है। मतलब जो रियल टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हीं उन्हीं में एप्लीकेशंस में उनका यूज किया जाता है। जैसे एयरक्राफ्टों में प्रयोग होने वाले ऑटो पाइनल मैकेनिज्म, इस प्रकार के एक आउटपुट को दूसरे आउटपुट में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इस कारण पहले प्रोग्राम में कार्यान्वित करने में थोड़ी देरी दूसरे का क्रियान्वयन और परिणाम रुक जाता है। मतलब यदि इसमें पहले प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में यदि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा तो दूसरा परिणाम है वो वेटिंग में रहेगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी दिए गए कार्य को पूर्ण करने के लिए एक डेडलाइन दी होती है तथा इसी निर्धारित समय में उसको कार्य पूरा करना होता है। मतलब इसमें एक डेडलाइन प्रोवाइड की जाती है प्रत्येक कार्य को करने के लिए। यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डेडलाइन को क्रॉस कर देगा तो वह अपने आप है एग्जीक्यूट हो जाएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। मतलब इसमें कार्य के 100% पूर्ण होने की संभावना होती है। समय पर पूरा कार्य न होने पर इस स्थिति में प्रोग्राम का निष्पादन है वो फेल हो जाएगा और एग्जीक्यूशन है वो निरस्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम और पेसमेकर्स आदि। जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम होते हैं उसमें कोई भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है कि जैसे ही हम कोई भी आवश्यकता हुई तो जैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे तो डायरेक्ट वो कंट्रोल हो जाए। और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन है वो दी जाती है, किंतु इस प्रकार के सिस्टम में कार्य का निष्पादन डेडलाइन के पहले और बाद में भी पूरा हो सकता है। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोनों में आप डिफरेंस भी मान सकते हैं कि सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलाइन क्रॉस की जा सकती है परंतु हार्ड रियल टाइम में नहीं। यदि हार्ड रियल टाइम में डेडलाइन क्रॉस होगी तो एग्जीक्यूशन है वो फेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका सॉफ्ट वाले में, परंतु इस स्थिति में कार्य का निष्पादन फेल नहीं होगा। परंतु सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है कि निष्पादन है वो फेल नहीं होगा, कुछ टाइम लेगा उसके बाद में आपका निष्पादन है वो एग्जीक्यूशन कर देगा उसका, परंतु निष्पादन फेल नहीं हो सकता। बट इसमें निष्पादन फेल हो जाएगा यदि हार्ड रियल टाइम यूज करेंगे तो। अतः महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो वर्तमान में यूज किए जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।